वेलकम फ्रेंड्स, सूर्य टिप्स में आपका स्वागत है। मैं एसपी सिंह आज बात करने वाला हूं। तो जो हमारी लाइव क्लास चल रही है, तो हमने पिछली कक्षा में बात की थी सुपर टेट के लिए कोशिका के बारे में। तो हम बात करेंगे कोशिकांगों के बारे में। तो चलिए, तो हमने यहाँ तक बात कर ली थी तो कोशिकांगों के बारे में कि कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा कि कोशिका क्या होती है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से, उसके बारे में देखा। तो हम बात करने वाले हैं जो हमारी कोशिकांगों के बारे में। तो पहला हमारा कोशिकांग है। कोशिकांग के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि क्या होता है कोशिकांग। चलिए, तो हम आ गए हैं अपने। तो हमारा जो पहला कोशिकांग है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो पहला हमारा जो कोशिकांग है वो है ER बोलते हैं इसको, अंतर्प्रतिबी जालिका इसको कहेंगे हम। इसको यहीं पर रहने दें। चलिए देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो पहला है कोशिकांग है अंतर्प्रतिबी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्प्रतिबी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं ER। क्या कहते हैं? ER। ई का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर 12th में साइंस लिए होंगे, नहीं तो फिर क्लास 10th में भी है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कोशिकांग के बारे में। तो कोशिकांग क्या होते हैं? जो सेल्स होती है हमारी, हमने बताई थी पिछली कक्षा में सेल। तो सेल के कुछ जो जैसे हमारा शरीर होता है तो उसमें छोटे छोटे अंग होते हैं, उसी प्रकार से कोशिका होती है। कोशिका के छोटे छोटे जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोशिकांग। तो यहाँ पर ER के बारे में बात करेंगे हम, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कोशिका द्रव्य में महीन शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। तो जो हमारी कोशिकाएं होती हैं उनमें बहुत महीन ही घना जाल होता है। तो अनियमित पाई जाती हैं, जो अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, इस जालिका को अंतर्प्रतिबी जालिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंतर्प्रतिबी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो कहीं कहीं अंतर्प्रतिबी जालिका में कुछ झिल्लियाँ प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर खुलती हैं और कुछ केंद्रक झिल्ली की सतह पर खुलती हैं। अंतर्प्रतिबी जालिका झिल्ली नुमा नलिकाओं में तरल द्रव्य भरा रहता है, इसलिए ये कोशिकाओं में पदार्थों का संचार करती हैं, अर्थात अंतःकोश की परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो इनका जो इम्पोर्टेंट काम यही होता है कि क्या करती हैं ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं कि आप लोगों को कि कोशिकाओं को अंतःकोश की परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो इन्हें की अंतःप्रतिबी जालिका के कारण ही कोश की सतह, जो कोशिका होती है उसकी सतह, सरफेस का एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन्हीं के कारण क्या होता है? कोशिका का एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिलेबस में है तो उनको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है सिस्टर्नी, और एक होती हैं वेसिकल्स, और एक होती हैं ट्यूब्यूल्स, यानी कि नलिकाएँ बोलते हैं। तो नलिकाओं के रूप में होंगी तो वहाँ पर क्या होंगी? ट्यूब्यूल्स। और थैलियों के रूप में पाई जाएंगी तो उन्हें बोलेंगे हम वेसिकल्स। और सिस्टर्नी जो होती हैं वो धागेनुमा संरचनाएँ होती हैं। यहाँ पर सब बनाई गई हैं, देखो ये डायग्राम्स है यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये हैं आपकी ER के प्रकार, ये सिस्टर्नी हैं, और ये हैं वेसिकल्स हैं, और ये हैं आपकी ट्यूब्यूल्स। तो इन पर जो आप लोगों को छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे होंगे ये बने हुए, तो इनको बोलते हैं हम लोग राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। ये भी कोशिका के ही अंग होते हैं। तो ये भी एक कोशिकांग है आप लोगों के लिए ही। तो जो कोशिका है उसमें पढ़ने के लिए हैं। तो अगला है जो दूसरा है वो माइटोकॉन्ड्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसकी खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमैन ने तथा फ्लेमिंग, दोनों ही इससे संबंधित हैं। अगर एक नाम देता है तो आप लोग एक पर टिक लगाएं, यदि दोनों नाम दे देता है तो वहाँ पर आप लोग दोनों का टिक लगाएं, आल्टमैन और फ्लेमिंग। तो 1882 ईस्वी में करी थी। कब की थी? टाइम भी इम्पोर्टेंट है इसका, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, क्योंकि ये श्वसन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है कोशिका का। जैसे अपने लोग घर में जहाँ पर एनर्जी रखते हैं, ऊर्जा होती है, तो उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका जो होती है उसका ऊर्जा घर होता है। तो ये क्या है? ये कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कोशिकीय द्रव्य में बिखरी होती हैं। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से ये सूक्ष्म छड़ यानी कि फाइब्रोड्स या धागे नुमा दिखाई देती हैं। कैसी?
ये बना हुआ है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये धागे नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, लेकिन जब इसको माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म रचना के द्वारा देखा जाता है तो इसको इस प्रकार से दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो देख रहे हो इसमें जो अंगुली नुमा उभार पाए जा रहे हैं इनको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी, और इसके ऊपर जो कवर होती है इसको बोलते हैं दोहरी झिल्ली। तो ये पूछ लेता है कि क्रिस्टी नुमा संरचनाएं या अंगुली नुमा संरचनाएं किसमें पाई जाती हैं, तो कोशिका के किस अंग में पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। या फिर जो उंगली समान संरचनाएं पाई जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्रिस्टी कहते हैं। जबकि आंत में जो उंगली नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें हम बिल्ली कहते हैं, बिल्लाई, BLAI, तो बिल्ली कहते हैं उनको। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि रचना का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म से प्राप्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दूरी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसमें एक तरलयुक्त गुहा होती है, इसमें गुहा भी होती है एक तरलयुक्त, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया गुहा कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली से उनके प्रवाद निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया गुहा में लटके रहते हैं, इनको हम प्रवाद बोलते हैं। तो ये क्या इसका इम्पोर्टेंट क्या है कोशिका में, देखिए, क्योंकि हमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना नॉर्मल सी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के सुपर टेट के लिए उसको इतना ही बेसिक ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको, ज़्यादा इसमें बायो में इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों को जानकारी रखना, केवल जो उनका मेन फैक्टर्स याद रखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में होता है, उसका मेन फैक्टर क्या होता है, मेन काम क्या होता है, उसको हम लोग देखेंगे, उसको ही हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कोश की श्वसन में सक्रिय स्थल है। जो कोशिका का श्वसन करती है कोशिका, तो उसमें कोश की श्वसन होता है, उसके लिए ये सक्रिय स्थल होता है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ कोश की श्वसन परिक्रम संपन्न होता है, जिसके फलस्वरूप जीव के लिए अति आवश्यक ऊर्जा जो एनर्जी होती है वो मुक्त होती है। यहीं पर जो होती है ATP को बदला जाता है, तो अणुओं को, तो यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोश की ऊर्जा का ग्रह भी कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह कौन कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। अब अगली हमारी जो है वो है गोल्जी उपकरण, जिसको बोलते हैं गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, इसको क्या कह देते हैं, गोल्जी बॉडी। तो इसका काम क्या होता है, तो ये कोशिका द्रव में एक और प्रकार की रचना पाई जाती है, जिसे गोल्जी उपकरण कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, गोल्जी गाय की सर्वप्रथम खोज 1898 में कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने, कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसे लिपोकॉन्ड्रिया और पौधों के संदर्भ में डिक्टियोसोम भी कहते हैं। अगर पौधों की बात की जाए तो उसको क्या कहेंगे हम, डिक्टियोसोम भी कहते हैं। तो पूछा जाता है कि डिक्टियोसोम के नाम से किसको भी जाना जाता है, तो वो गोल्जी उपकरण को जाना जाता है कि डिक्टियोसोम कौन होता है, या डिक्टियोसोम के नाम से किसे जाना जाता है, तो गोल्जी उपकरण को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। केवल इंपॉर्टेंट ही चीज़ पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने के लिए है सुपर टेट के लिए। तो गोल्जी उपकरण सूक्ष्म नलिकाओं ट्यूब्यूल के समूह एक थैलियाँ जो होती हैं वेसिकल का बना होता है, तथा गोल्जी उपकरण कोशिका के भीतर तथा बाहरी पदार्थों के भेजने का कार्य करता है। जो मतलब कोशिका होती है उसके अंदर के भीतर के तथा बाहर पदार्थों को क्या करती है, भेजने का काम करती है। इसके अतिरिक्त प्रोटीन तथा अन्य वस्तुओं का सांद्रण भी करती है, कॉन्सेंट्रेशन भी यही करती है, ये इसका मेन काम होता है। अब बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है राइबोसोम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो राइबोसोम जो प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है, प्रोटीन का संश्लेषण जब होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन भी होता है, तो वहाँ पर संश्लेषण करने में ये राइबोसोम काम आते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। यहाँ पर दोनों बनी है 70-80 दोनों ही, ये है 70S और ये है 80S राइबोसोम। तो यहाँ पर राइबोसोम क्या होते हैं, तो राइबोसोम सर्वप्रथम क्लाउडे ने 1943 जीवद्रव्य में देखा था। जो जीवद्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, उसी में देखा था। तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा था, माइक्रोसोम कहा। इसको क्या कहा, माइक्रोसोम कहा। रॉबिन्स ने 1953 में और ब्राउन ने सेम की जड़ों में, कहाँ पे इन्होंने देखा है, सेम की जड़ों में, और पैलेड 1955 ने जंतुओं में देखा। पैलेड ने 1955 में जंतुओं में देखा था, तथा सेम की जड़ों में किसने देखा था, ब्राउन ने। तो 1958 में रॉबर्ट हैगनू थे, तो उन्हें राइबोसोम इसको नाम दिया। तो सबसे पहले नाम किसने दिया, अगर नाम देने की बात आए तो इन्होंने दिया है
रॉबर्ट हैगनू ने, और खोज सर्वप्रथम ए क्लाउडे ने की। इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है काफ़ी लोगों को, इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट दे दिया है पहले से ही बताने के लिए कि आप लोग देख लीजिएगा। तो राइबोसोम की आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, राइबोसोम की खोज किसने की और राइबोसोम का कार्य क्या है। तो सभी का यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर लिखिए कोशिकांग, और यहाँ पर उनका कार्य और इनकी खोज 3 लिस्टों में बनाइए। तो आप लोगों को क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है, उसमें तीनों चीज़ें लिखना है। यहाँ पर लिखने ना आप लोगों को क्रम संख्या, तो 1 या 2, तो यहाँ पर आप उसका नाम, यहाँ पर कोशिकांग का नाम, तो राइबोसोम का कार्य क्या है यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कार्य, और यहाँ पर उसकी खोज और किसने की और कब हुई। तो इस प्रकार से आप लोग टेबल बना कर याद रखें तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो ये या उसी पर पाए जाते हैं, राइबोसोम पर ही पाए जाते हैं। तो जालिका की झिल्लियों की सतह पर सटे होते हैं, जो जालिका में झिल्ली पाई जाती है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, अकेले या गुच्छों में पाए जाते हैं, और कोशिका द्रव में बिखरे हुए भी पाए जाते हैं। तो ऐसे राइबोसोम को जो गुच्छों में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पॉली राइबोसोम। मतलब बहुत सारी, पॉली का मतलब होता है जैसे पॉलीथिन का होता है, तो बहुत सारी होती हैं पॉली, एक पॉली आती है ना, मतलब उसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं। तो पॉली राइबोसोम मतलब बहुत सारे राइबोसोम होते हैं, वो कई गुच्छों में पाए जाते हैं, या इन्हें क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसोम। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए, जो प्रोटीन होता है और आरएनए होता है, एक प्रकार का केंद्रक अम्ल होता है, और न्यूक्लिक एसिड जिसको डीएनए भी बोलते हैं, उसी की बनी होती हैं, न्यूक्लिक एसिड की बनी होती हैं। राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के सक्रिय स्थल हैं। राइबोसोम जो क्या है वो प्रोटीन के निर्माण के सक्रिय स्थल हैं, अर्थात यह प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण करने में कौन सहायक है, राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायता करते हैं, या सहायक होते हैं, यही काम करते हैं प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम का ही काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला है आपका जो है लाइसोसोम। तो इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि ये समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर देखो बताया गया है लाइसोसोम, यह भी बहुत सूक्ष्म कोशिकांग है, छोटा है। बाह्य रूप से लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही मालूम पड़ता है। इसका आकार अपेक्षाकृत बहुत छोटा है और थैली ऐसा ही होता है। इसमें क्रिस्टी नहीं पाई जाती, मतलब इसमें जो क्रिस्टी पाई जा रही थी उसमें वारनुमा संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वो नहीं पाई जाती है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखता है। लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें द्विध्रुव घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। अगर इसमें द्विध्रुव घुल जाए तो घुला देती हैं और नष्ट कर देती हैं। इसलिए लाइसोसोम इसी को कहते हैं कि आत्मघाती है, मतलब स्वयं को भी समाप्त कर लेती है, ऐसी थैली है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, देखो इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या या आत्मघाती एक ही बात है, मतलब स्वयं से अपनी हत्या कर ले तो वो आत्महत्या या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। देखो इसमें लिखा है यदि लाइसोसोम किसी कारणवश फूट जाए तो इसमें मौजूद एंजाइम फैलकर जीवद्रव्य को घुला देते हैं, अर्थात नष्ट कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, मतलब ये क्या करती है, कोशिका को भी नष्ट कर देती है, तो इसलिए उसको कहेंगे आत्महत्या करने वाली थैली। अगर ये फट जाए तो पूरी आत्महत्या हो जाएगी। एक तरह से जहर की थैली आत्महत्या करने वाली भी थैली कहा जाता है। अगला बात करते हैं, तो यहाँ पर पहले हम देख लें कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, ये इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। डी डुबे ने क्या की थी, लाइसोसोम की खोज की थी और 1955 में की थी। ठीक है, ये अपचयन बेकार भी भरी थैलियाँ होती हैं। लाइसोसोम का अर्थ है, लाइसो मानी होता है डाइजेस्टिव, और सोम मतलब बॉडी, जो बॉडी को भी डाइजेस्ट कर जाए, पचा जाए, पाचन का कार्य करें। ये पौधों में कम परंतु जंतु कोशिका में अधिक पाई जाती हैं। पौधों में कम पाई जाती हैं, जंतु कोशिका में बहुत अधिक पाई जाती हैं। अगला है जो प्लांट सेल्स में पाया जाता है, मतलब पौधों के लिए इम्पोर्टेंट है, जंतुओं के लिए नहीं है। इसको हम बोलेंगे लवक। क्या कहते हैं, लवक या प्लास्टिड्स। क्या बोलते हैं, प्लास्टिड्स। पादप कोशिकाओं में ये अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो जंतुओं में सामान्यतः नहीं पाई जाती हैं। इसी के कारण जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति के कारण। अगर अपने अंदर भी लवक पाए जाते मनुष्यों के अंदर, तो मनुष्य भी भोजन बना लेते सूर्य के प्रकाश से। लेकिन ये जंतुओं में पाई ही नहीं जाती। कोई भी जंतु होता तो उसमें पाई जाती है अगर लवक, तो वो भी बना लेते अपना भोजन, लेकिन लवक पाए ही नहीं जाते, इसलिए हम लोग अपना भोजन स्वयं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नहीं बना पाते हैं। तो यही एक कारण होता है। तो जो जंतुओं में नहीं पाई जाती हैं लवक, कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरे होते हैं। जो कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो साइटो मतलब होता है सेल, तो कोशिका, तो वहाँ पर कोशिका के अंदर जो द्रव पाया जाता है तो उसे ही हम कोशिका द्रव कहते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका द्रव चारों ओर उसी में बिखरे रहते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको ही हम कहते हैं कोशिका द्रव। तथा ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में तारानुमा, सैटेलाइट और फीतानुमा और प्यालेनुमा और कुंडलाकार और जालिकामय, मतलब इतने प्रकार से देखे जा सकते हैं। जब वो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम लोग देखते हैं तो ये कुंडलाकार भी हो सकते हैं, फीतानुमा हो सकते हैं, तारेनुमा हो सकते हैं, प्यालेनुमा हो सकते हैं और
जालिकामय भी हो सकते हैं। यहाँ पर ये बनाया देखो क्लोरोप्लास्ट की एक संरचना दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसकी संरचना दी है। तो तस्तरीनुमा भी दिखाई देते हैं और तस्तरीनुमा के आकार भी हो सकते हैं। लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो लवक होते हैं वो प्लास्टिड बोलते हैं उनको। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट के कारण ही पूछा जाता है कि मतलब जो पौधे होते हैं तो उनमें फूल होते हैं, उनमें जो कलर रंगहीन फूल होते हैं तो उनमें ल्यूकोप्लास्ट के ही कारण होते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट है वर्णी लवक और क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक। तो हरित लवक के कारण ही क्या होती हैं पत्तियाँ, क्लोरोफिल के कारण ही इसको बोलते हैं क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक के कारण ही पत्तियाँ हरी होती हैं, उसे बोलते हैं हरित लवक। वर्णी लवक जो अलग अलग प्रकार के रंग देते हैं, वर्ण माने होता है रंग, अलग अलग प्रकार के रंग दे तो वो हो जाएगा आपका वर्णी लवक। और अवर्णी लवक जिसमें कोई रंग ही ना हो, जैसे सफ़ेद फूल होते हैं उनमें कोई रंग ही नहीं होता है तो वो होते हैं अवर्णी लवक। तो ये रंजक होते हैं एक प्रकार से जो रंगने का कार्य करते हैं लवक। देखो यहाँ पर तो अवर्णी लवक कहाँ पाए जाएंगे, अवर्णी लवक कहाँ पाए जाएंगे, जड़ों में पाए जाते हैं, जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। और खाद्य संचयन का कार्य करते हैं, क्या करते हैं, खाद्य को उनके भोजन को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। वर्णी लवक फूलों और बीजों में पाए जाएंगे, जो वर्ण मतलब रंगने का काम करेंगे, फूल हैं उसको अलग अलग कलर का बनाना है तो वहाँ पर वर्णी लवक काम आएंगे। तो वर्णी लवक फूलों और बीजों के विभिन्न रंगों को प्रदान करते हैं, उनको रंग देते हैं। हरित लवक मुख्यतः पत्तियों में मौजूद होते हैं। यहाँ पर बताया कि हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, उनको हरा रंग प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, हरा रंग प्रदान करते हैं। लवकों में अत्यधिक महत्वपूर्ण हरित लवक ही है, जो हरित लवक है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भोजन संश्लेषण में सहायक है, इसलिए पौधों में खाद्य संश्लेषण मुख्यतः पत्तियों में होता है और यह हरे रंग का होता है क्योंकि इसमें हरे रंग का वर्णक पिगमेंट वर्ण हरित या क्लोरोफिल मौजूद होता है और वही इसे हरा रंग प्रदान करता है। क्योंकि हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण कोश की रचना है, इसलिए इसके विषय में थोड़ा अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसी से क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं, तो इसकी यानी कि हरित लवक के बारे में हम लोगों को जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है तो उसके लिए हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हरित लवक है उसकी संरचना भी बनाई गई है। यहाँ पे आप लोग डायग्राम देख रहे होंगे, ये डायग्राम है हरित लवक का है, जिसमें स्ट्रोमा पाया जाता है और स्टार्च होता है, ग्रेना होता है और स्ट्रोमा होता है और ग्रेनम होता है, डीएनए है और ऑस्मोफिलिक ड्रॉपलेट्स हैं। तो ये आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ा है तो फिर से मौका मिल रहा है पढ़ने का, तो आप लोग पढ़ लें। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रोमा और लेमली की संरचना है। तो यहाँ पर जो ग्रेना और स्ट्रोमा 2 भाग होते हैं, मतलब जो हमारा हरित लवक है इसकी संरचना के बारे में हम देखेंगे तो इसमें 2 भाग पाए जाते हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। तो ग्रेना से ज़्यादा स्ट्रोमा इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रोमा के बारे में यहाँ पे बताया गया है, स्ट्रोमा की ये संरचना बनाई गई है कि ये होता है स्ट्रोमा, ये उसमें चीज़ें पाई जाती हैं, फ्रेट से चीज़ें पाई जाती हैं। और ग्रेनम होता है, तो यहाँ पर ये रखे हुए हैं तुम्हारे लोक्यूलस होते हैं और पार्टीशन है। तो इन सभी के बारे में देखो हम देखें हरित लवक की संरचना कैसी होती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है। देखो हरित लवक सूक्ष्म रचना है, क्या है, जो एक दोहरी झिल्ली से घिरी होती है, ये संरचना है, दोहरी झिल्ली से इसमें घिरी है, ठीक है। इसके भीतर तरलयुक्त गुहा होती है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर जो गुहा पाई जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा तंतुमय फाइब्रस होती है जिसमें महीन झिल्लीयुक्त समांतर रचनाएं पाई जाती हैं, रचनाएं समांतर फैली रहती हैं, जिसको हम स्ट्रोमा या पट्टिका या स्ट्रोमा लेमली कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको हम स्ट्रोमा कहेंगे या स्ट्रोमा लेमली कहेंगे। ये स्ट्रोमा लेमली बनी हुई है, देखो ये संरचना यहाँ पर दी हुई है, स्ट्रोमा लेमली है। तो स्ट्रोमा लेमली के बीच बीच चपटी और वृत्ताकार सूक्ष्म थैलियाँ हैं, ये देखो थैलियाँ हैं बीच में, और एक के ऊपर एक चपटी, एक चट्टी की तरह, स्टैक की तरह समूह में व्यवस्थित होती हैं। इस थैलीनुमा रचनाओं को थाइलावैक्यूल्स यानी कि थाइलेकाइड्स बोलते हैं, थाइलोकॉइड्स कहते हैं। इनको क्या कहेंगे हम, थाइलोकॉइड्स कहते हैं। प्रत्येक थाइलोकॉइड्स समूह को ग्रेनम कहते हैं, इनको क्या कहेंगे हम, ग्रेनम कहेंगे। इनके एक समूह को क्या कह देंगे, थाइलोकॉइड्स होते हैं, उनके एक समूह को क्या कह देंगे हम, ग्रेनम कहेंगे। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेनम होते हैं। जो हरित लवक होता है उसमें 40 से 60 क्या होते हैं, ग्रेनम होते हैं। ग्रेना एक दूसरे से स्ट्रोमा पट्टिका की ओर संयोजित होते हैं। प्रत्येक थाइलोकॉइड्स एक महीन झिल्लियों का बना होता है जिसमें पर्णहृदय तथा अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। यही नहीं कि कोशिका के सारे क्लोरोफिल हरित लवकों में होते हैं, वरन क्लोरोफिल थाइलोकॉइड झिल्लियों में भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये तो थी आपकी हरित लवक की संरचना। हरित लवक के बारे में भी जाना है। हरित लवक में प्रोटीन 50% होता है, पर्णरेम 3 से 10% होता है, आरएनए 5% होता है और डीएनए
0.02% से 1% तक होता है। फास्फोलिपिड 23% होते हैं और कैरोटिनॉइड्स होता है। तो ये इसकी पूरी संरचना किस किस से मिलकर बना होता है, 1 से 2% होता है। और एंजाइम तथा विभिन्न धातु जैसे Fe, Zn, Mn और Cu और Mg के परमाणु भी मिलते हैं। तो इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट संरचनाएं पाई जाती हैं। क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। पूछा जाता है कि देखो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि हाइड्रोक्लोराइड में क्या पाया जाता है, लोहा है, Zn है, जिंक है, Mn है, ठीक है, और Cu है और Mg है। Mg के बारे में पूछता है क्योंकि इनका सबका काम होता है, इसलिए Mg का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो अब अगला है कि पर्णहरिम कई प्रकार के होते हैं और इन्हें पर्णहरिम ACHONMG, पर्णहरिम BCHONMG और यहाँ पे जो नीचे नंबर लिखे हैं पूरे, पर्णहरिम C55, H32, ये सभी नाम हैं। तो ONMG, पर्णहरिम CDCHONMG, तो ये सब हैं। तो इतने प्रकार के आपके क्या हैं, जो पर्णहरिम पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, यानी कि हरित लवक जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पर्णहरिम भी क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दिए हुए। तो यहाँ पर एक है, अगला है तुम्हारा कोशिकांग है, माइक्रो बॉडीज है। माइक्रो बॉडीज ये सूक्ष्म झिल्ली से घिरे थैलियाँ हैं। ये भी एक प्रकार की थैलियाँ हैं जो सूक्ष्मकाय झिल्ली से घिरी हुई हैं। विभिन्न प्रकार के रसायन मिलते हैं। ये थैलियाँ वेसिकल, गोल्गी का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से टूटने की बनती हैं। वही जो एंडोप्लाज्मिक ER है, तो ER क्या हो जाती है, टूट जाती है, उसी से टूटने से माइक्रो बॉडीज बनती हैं। ये छोटे छोटे सूक्ष्मकाय कई प्रकार के होते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं। देखो यहाँ पर कुछ प्रकाश उनके दिए हैं, जैसे स्पीरोफॉर्म है, ठीक है, स्पीरोफॉर्म। ये गोल रचनाएं होती हैं जो गोल्गी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं। इनमें प्रोटीएस और फास्टेज और एस्टेरेस और रिबोन्यूक्लिएज आदि मिलते हैं। अगला है तुम्हारा पैराक्सीसोम है। पैराक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम और रक्तिका हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट हैं। पैराक्सीसोम का है, टोलबर्ट ने 1969 में इसकी खोज की थी। इंपॉर्टेंट है। ये गोलाकार एक झिल्ली वाली रचना है। ये केवल प्रकाशीय शोषण, फोटो रेस्पिरेशन करने वाले पौधों में ही पाई जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो प्रकाशीय शोषण करते हैं उन्हीं में पाई जाएंगी पैराक्सीसोम। इंपॉर्टेंट है पैराक्सीसोम। और इसकी खोज भी पूछ लेता है कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। पाए जाते हैं उदाहरण तम्बाकू है, गेहूँ है, चावल है, जई जो है, चुकंदर आदि में पाई जाते हैं पैराक्सीसोम। अगला है ग्लाइऑक्सीसोम। तो इसकी खोज बीवर्स ने की थी, 1961 में की थी। ये भी गोल सूक्ष्म एवं झिल्ली वाली थैलीनुमा रचनाएं हैं। ये अधिकांशतः बीज में या उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ वसा का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है। ये वहाँ पर पाई जाती हैं। अब अगली है तुम्हारी वैक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर होती हैं वैक्यूल्स। तो रिक्तिकाएँ जो होती हैं, पादप कोशिका को रिक्तिका के चारों ओर से घिरी होती है। इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और वैक्यूल्स, इन रिक्तिकाओं के भीतर जलीय पदार्थ भरा होता है। क्या भरा होता है, जलीय पदार्थ, जिसे कोशिका रस कहते हैं। सेल सेप, पूछा गया था कि सेल सेप किसे कहते हैं, तो सेल सेप उसे कहते हैं जो रिक्तिकाओं में भरा होता है, वैक्यूल्स में भरा होता है, उसे बोलते हैं सेल सेप। जो निर्जीव पदार्थ होता है, कैसा होता है, निर्जीव पदार्थ होता है। पूछता है सेल सेप कैसा होता है, तो निर्जीव पदार्थ होता है तथा इसमें लवण, शर्करा, लवण घुलित अवस्था में मौजूद होते हैं। इस तरह की कोशिका रसयुक्त रिक्तिकाएँ केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं। इस प्रकार के रिक्तिकाओं का क्या प्रयोजन है। बात यह है कि पादप कोशिकाएं तो तीव्र गति से वृद्धि करती हैं, पर उस गति रेट से जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ नहीं पाती, अर्थात नया जीवद्रव्य उस अनुपात में नहीं बन पाता। इसलिए जीवद्रव्य में रिक्तिकाओं का निर्माण हो जाता है, मतलब खाली बन जाती है, जैसे जगह स्पेस रह जाता है तो वहाँ पर फिर से भर जाती हैं। तो जीवद्रव्य का निर्माण नहीं, जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ नहीं पाती है, इसलिए वहीं पर क्या बन जाती हैं, रिक्तिका बन जाती है। मतलब कोशिका तो इतनी सी ही है अब, और जीवद्रव्य तो कोशिका का साइज बढ़ गया, लेकिन जीवद्रव्य उसमें कोशिका तरफ नहीं बढ़ पाया, तो बीच में क्या हो गया, खाली जगह हो गई, तो वही हो जाता है वैक्यूल्स। क्योंकि इसमें पूरे में भर गया जीवद्रव्य, तो बकाया जगह जो रह जाएगी वो खाली रह जाएगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, वैक्यूल। उन्हें कहेंगे हम लोग वैक्यूल्स। तो अगला है तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एक केंद्रक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कोशिकाओं के बारे में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की लाइव क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं अगली लाइव क्लास के बाद में। इसके बाद हम संरचना केंद्रक के बारे में करेंगे, तो फिर हमारी कोशिका ये पूरी खत्म हो जाएगी। कोशिका के बारे में, कोशिका के कार्य देख लेंगे और विभाजन के बारे में भी पढ़ लेंगे कि कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो उसको भी देखेंगे। फिर हम अपने अगले टॉपिक के बारे में करेंगे कि जो हमारे सूक्ष्मजीव हैं, सूक्ष्मजीवों का सामान्य परिचय देखेंगे, ये सुपर टेट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जीवों की दुनिया ही चल रही है, जीवों की दुनिया में ही हमारे ये टॉपिक थे, उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं। तो उसमें थोड़ा लाइव आने में टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो काफ़ी कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से प्रयास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।